So, ladies and gentlemen, what we covered last week, that what is protocol? We covered what is protocol, and then we talked about is it visible? Yes. ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि एक को विजिबल है को नहीं है? यस सर, नो सर। लाइट की बात तो मुझे सुना दे रहा मुझे नजर आ इज इट विजिबल? यस ओके, तो हम बात कर रहे थे प्रोटोकॉल्स की। तो हमने कहा कि प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज सिंपली दी सम algo, and what is the job of the algo? To do some task, to do some function, to perform some function. So when the protocol performs some function, but not all. That's the reason अगर all करता तो फिर एक ही प्रोटोकॉल होता और सारा काम उसके हवाले होता। लेकिन यहाँ पे you have the multiple protocols. So after completing one task, it give to the next. It give it to the next protocol. It give it to the next protocol. So basically, these are the sequence of protocols you may call. And these sequence of protocols, we call them layers. We call them layers. That's the reason we said that this is our TCP/IP suite or any model, networking model, is layered architecture. तो लेयर में ये नहीं कि इनके दरमियान में कोई खास लाइनें लगी हुई हैं। बेसिकली वन प्रोटोकॉल इज टॉकिंग टू अनदर प्रोटोकॉल, एंड डू रिमेंबर एंड डू अंडरस्टैंड दैट दीज प्रोटोकॉल्स, like for example, if I say this is protocol number 1 available at layer number, maybe I may call it 1, although we will always starting from the bottom, we'll starting from the physical layer and going to the application layer. लेकिन यहाँ पे मैं अपोजिट सिर्फ बना रहा हूँ, इसे आपने इसको लेना यूं नहीं। So it will when it complete its task, what it do? It give it the data to the next layer, and that should be very much clear that these layers or these protocol must have very clearly defined interfaces. Very clearly defined interfaces. ठीक है? तो थोड़े थोड़े अगर इनको घुमा दें जी स्क्रीनों को, ताकि मुझे इसके पीछे भी नजर आता रहे। सेम हेयर, ये वाला दरमियाना ही नहीं हट रहा जी। लिटा दो इसको, दैट्स ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे, बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो जाने से पहले फिर वापस रिस्टोर कर देंगे, ठीक है? ओके, तो मैं बात बता ही रहा था कि इट शुड हैव एक वेरी क्लियर इंटरफेसेस। नाउ इफ आई आस्क उमर के व्हाट आई मीन बाय दिस, तो वेदर उमर विल रिस्पॉन्ड। जी सर। देखिए ना, हमें कल एक आपकी स्टूडेंट ने कहा कि जी आपने 3 घंटे की क्लास ली, उसमें मैं 1 मिनट के लिए कुछ सोने के उस मूड में चली गई, और आपने उसी मिनट में उसको मुझे जब सवाल क्वेश्चन किया कि अभी जाग जाओ। तो यहां पर भी देखें, मुझे पता है कि कौन नहीं सुन रहा, इसलिए मैंने उसको सुनाने के लिए उठा लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी कहा कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लेयर नंबर 1, this is layer number 2, this is layer number 3, this is layer number 4. So all the layers must have very clearly defined interfaces. What I mean by this? ठीक, okay. What about you, the last guy? What's your name? Yep, Ahmed Shah. क्या मैं इससे क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि the two layers must have very clearly defined interfaces. They should be clearly separated from one another. इसका ये मतलब है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो फिर कह लो। नहीं कहना चाहती हो तो फिर कह लो, कुछ नहीं कहना जी। तो नहीं एक चीज क्लियर हो रही होती तो जब लफ्ज मैं तो कह के गुजर जाऊंगा, लेकिन ये आपको मे बी एग्जाम में भी तंग करे, क्योंकि मैं तो कहूंगा ये एग्जाम में मैंने ये वर्ड क्लास में कहा हुआ है और रिकॉर्ड किया हुआ है।
और अगर फ्यूचर में भी आप में से कुछ लोग अगर नेटवर्किंग में जाना चाहेंगे तो दे विल ऑलवेज बी नॉट क्लियर अबाउट दिस। इट इज इंपॉर्टेंट कि जी मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे सब चीजें नहीं आती, लेकिन आप पूछेंगे तो मुझे ज्यादा पढ़ने का, मुझे ज्यादा काम करने का मुझे वो होगा कि नहीं मुझे ज्यादा करना चाहिए। मुझसे उम्र पूछता है और मुझे नहीं पता होता, लेकिन अगर वो उम्र पूछेगा ही नहीं, गुरेश कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगी, तो फिर तो मैं आराम से हूँ, फिर तो मैं बड़े जन्नत के माहौल में हूँ। तो इसका मतलब ये है इस क्लियरली डिफाइंड इंटरफेस का कि इट इज डिफाइंड कि अगर इस लेयर में कोई काम करना है तो किस लेवल तक काम करके और फिर अगली लेयर को हवाले करना है, और नीचे लेयर को भी पता है कि कहां तक चीज प्रोसेस होके मुझे मिलेगी, रॉ हालत में मुझे नहीं मिल सकती। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिया, आपने जैसे मैं बार बार कहता हूं आपने बाहर जाना है, अगर आपने बाहर जाना है तो आपको पहला चीज जो चाहिए दैट इज योर एनआईसी कार्ड। अब अगर आपको एनआईसी कार्ड चाहिए तो नादरा को बड़ा क्लियरली पता है कि हाँ उन्होंने क्या कुछ करना है, उनको पता है कि उन्होंने आपकी कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन डालनी है, आपका फोटो लेना है, आपका सिग्नेचर लेना है, उसको किसी से टेस्ट करवाना है, तो दे नो एवरीथिंग। आफ्टर डूइंग दिस दे पास इट टू द नेक्स्ट लेयर विच इज द पासपोर्ट ऑफिस। अब पासपोर्ट ऑफिस को पता है कि कौन कौन सा प्रोसेस ऑलरेडी डन है, उसमें उनको हाथ मारने की जरूरत दोबारा नहीं है। तो दैट इज शोइंग दैट दे हैव एक वेरी क्लियरली डिफाइंड इंटरफेस, दे हैव ए वेरी क्लियरली डिफाइंड इंटरफेस। अब बात क्लियर हो गई कि जी पहली लेयर को पता है कि मुझे क्या इस डेटा, क्योंकि हमें पड़ा है कि जनाब आपका डेटा बन रहा है, ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है, यानी पार्ट ऑफ द सेम डेटा, डेटा 2, डेटा 3 एंड सो ऑन। So when you divide this data and give it to the next layer know that what is the form, what should be the form of this data, and what I have to do with this data now, so that I have to give it to the other. जैसे मिसाल के तौर पे ना पासपोर्ट ऑफिस न्यू कि उन्होंने क्या क्या करना है। आफ्टर डूइंग दिस टास्क दे विल गिव इट टू दी, फॉर एग्जांपल टू द एम्बेसी, कि जी आई हैव गिवन दिस परमिशन टू दिस पर्सन, दिस इंडिविजुअल, दैट ही कैन लीव द कंट्री। So here comes the very clearly defined interfaces. That's the reason हम कहते हैं कि every protocol have a syntax and semantic. Syntax is defining the order, क्या क्या करना है, किसके बाद क्या 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 क्या, और हर एक का क्या मकसद। For example, taking a picture at the NIC office, Nadra office, it has a certain meaning. They want to put your picture in their database so that जब भी आपको identify करना हो, it become easier for them. So it is very clearly identified. It has an order, it has a meaning. Then in the last class we said, and when we combine these all layers together, we call it a protocol suite or protocol model. फिर हमने ये भी पढ़ा कि हर प्रोटोकॉल को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि दैट प्रोटोकॉल इज फॉर दिस पर्पस, क्योंकि हर प्रोटोकॉल का अपना एक पर्पस है, मैंने पहले कहा है। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। इट मे बी ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, अब सिक्योरिटी वाला कम्युनिकेशन नहीं देगा, कम्युनिकेशन वाला सिक्योरिटी नहीं देगा। देयर कैन बी दी राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग वाला राउटिंग देगा, पाथ फाइंड करके देगा, सिक्योरिटी का उसका कंसर्न नहीं है। Similarly, the service discovery, again, service discovery protocol give you the identify the services for you, which services are available for you, which you can use. So this is the service discovery. बात समझ आ गई? So ladies and gentlemen, and these protocols can be purely in software or can be a combination of software and hardware. मिसाल के तौर पे your IP protocol is a purely software. Your transport layer protocol like TCP, UDP, purely software. But your Ethernet protocol is combination of the software as well as hardware. कोई एग्जांपल देंगी? ये मैं थोड़ी सी आखिरी बात गलत कर गया, लेकिन रिकॉर्ड हो गई है, सॉरी फॉर दैट। मैंने कहा इट इज ए सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, इज इट ट्रू? थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि बाकी भी सुने।
डेटा ट्रांसफर है तो वो हार्डवेयर हो गया, और फिर उसके डेटा ट्रांसफर। तो हुरिश कहना ये चाहती है कि कहती है हमने एनआईसी कार्ड देखा हुआ है, मैंने इथरनेट की एग्जांपल दी, वो केबल पे इंप्लीमेंटेड नहीं है, वो एनआईसी कार्ड पे इंप्लीमेंटेड है। अब एनआईसी कार्ड खुद क्या है? हार्डवेयर, और हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर है, इसके मतलब दोनों के साथ मिलके ये प्रोटोकॉल बना है। ये बात समझ आ रही है ना? तो इसका दैट इज द मीनिंग के जनाब यू हैव दी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड दे प्रोवाइड यू डिफरेंट सर्विसेज एंड दे रिजाइड ऑन ए स्पेसिफिक लेयर। ये उस लेयर से ऊपर और नीचे नहीं जा सकता। नाउ इज इट क्लियर? अच्छा जनाब, उसके बाद we talked about probably that there are, जैसे मैंने कहा, every protocol has certain function and that is very important. Without this function probably communication will never happen. जैसे अगर आप किसी को खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, so what is the first thing? You must identify yourself and you must know the identify your destination, जिसको भेज रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं किसको भेज रहा हूं, तो इट इज नॉट अ वैलिड कम्युनिकेशन, देन इट विल नेवर रीच टू द डेस्टिनेशन, व्हिच मींस, so which means the first thing is the addressing, is the addressing. And ladies and gentlemen, we will talk about very soon that there are two type of addresses, although may I talk about the third one as well, lekin for the time being I will talk about the two protocols, two addresses only. One is visible, no, so one is अच्छा, क्या इसकी बैकग्राउंड वाइड कर सकता हूँ किसी तरीके? एनी इंजीनियर, इसका मैं बैकग्राउंड वाइड कर सकता हूँ किसी तरीके से? क्या करूं? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं इसका ये बैकग्राउंड अगर मेरा इस ग्रे से हट जाए तो मेरे लिए वहां पे आसानी हो जाएगी, वो तो मैं कर सकता हूँ। पावर पॉइंट है, अच्छा डार्क मोड पे लगा होगा ये लैपटॉप। तो मैं क्लास खत्म करूँ तो मुझे हेल्प आउट करो। ओके, तो अब इसको जरा देखें कि ये आपको कैसा विजिबिलिटी देता है। वेरी क्लियर, ओके नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि मैं दो एड्रेसेस की बात करूंगा। एक आपके वही जो अभी हुरुश ने बताया था कार्ड, कौन सा कार्ड बताया था आपने? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके ऊपर आपका एक फिजिकल एड्रेस है, जिसको आप बिल्कुल ठीक आपने कहा मैक एड्रेस भी कहते हैं, जिसको आप बर्न्ट इन एड्रेस भी कह सकते हैं। बर्न्ट इन एड्रेस, क्यों इसको बर्न्ट इन कहते हैं? क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी पुरानी अपनी उस पर चला जाऊं तो हम लोग अपना डेटा को नॉर्मली सीडीज के ऊपर या डीवीडीज के ऊपर लिखते थे, और जब ये काम हम कर रहे होते तो हम कहते थे हम सीडी को बर्न कर रहे हैं, हम डीवीडी को बर्न कर रहे हैं। तो यहां पर भी उस कार्ड के ऊपर एक 48 बिट का एड्रेस लिख दिया गया परमानेंट, तो दैट इज का बर्न। तो दैट द रीजन दिस एड्रेस इज आल्सो नोन एज बर्न्ट इन एड्रेस। नाउ इज इट क्लियर? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अब ये एड्रेस जैसे मैंने बताया और अभी दोबारा भी बताऊंगा कि ये 48 बिट का एड्रेस है और ग्लोबली यूनिक है, और ग्लोबली यूनिक है। इसका मतलब कि जो कार्ड अहमद शाह की लिखा हुआ है एनआईसी नंबर, वो नंबर किसी भी तरीके पे कामिल अपने कंप्यूटर पे, अपने एनआईसी पे, अपने इंटरफेस पे नहीं लिख सकता। अगर करेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पे, इफ आई शो यू हेयर, if I show you here and if I write here ipconfig/all, तो आप ये देखें जिस कार्ड के भी जिस इंटरफेस पे भी मैं जाऊं, ये देखें नाउ
on which interface I am? Bluetooth, and it has this MAC address. Take the example of another one. What type of interface it is? Wi-Fi, wireless LAN. It has a different MAC address. Again, there is another card and another card and another MAC address. So each interface, so don't think that it is the address of the computer. Sorry, no. It is not the address of the computer. It is the address of the interface. So your computer, definitely you must understand, can have multiple interfaces, as you can see here. ठीक है, क्लियर हो गया? इंटरफेस का फिजिकल एड्रेस होता है. वेरी नाइस. ठीक हो गया? ओके. एंड दैट एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक. इसका मतलब जो फिजा का है वो आलिया नहीं ले सकती. आलिया है इस क्लास में कोई? कौन है? ओके. तो फिजा का आलिया नहीं ले सकती और फैजान का जीशान नहीं ले सकता. नाम करीब करीब है लेकिन नहीं ले सकता. तो क्वेश्चन ये आता है, मूसा सोचता है कि मुमकिन कैसे है कि मुख्तलिफ कंपनीज बना रही हैं. मूसा पीछे बैठा हुआ है. मूसा 6 सेमेस्टर गुजार लिए, नहीं पता चला मूसा भी इस क्लास में है. सेक्शन ए में ये आप अच्छा, चले चले छोड़ें तो इसको. तो हम बात कर रहे थे कि आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह मुमकिन है कि मल्टीपल कंपनीज बना रही हैं तो उनका ये नंबर एड्रेस सेम नहीं हो सकता. इसके तो बड़े अच्छे चांस बनता है कि अगर मिसाल के तौर पे जीशान की अपनी कंपनी है, फैजान की अपनी कंपनी है, हारिस की अपनी कंपनी है, उमर की अपनी कंपनी है, तो बड़ा अच्छा चांस बनता है कि दे विल हैव द सेम, दे मे बी यूजिंग द सेम नंबर, बट इट कैन नेवर हैपन. हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि वी नो दैट दिस एड्रेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, this address, which is MAC address, this address is, whenever you want to make a company to make NIC cards, you will go to a international organization by the name IANA, and you will request them to give them 24-bit number, 24-bit number. And that इसका मतलब कि IANA have 2 power 24 different numbers available with them. So among these 2 power 24 numbers, they will assign 1 to Umar, 1 to Ahmad, 1 to Hurish, 1 to Hakmal. Hakmal तो कभी आए नहीं, चले नहीं, फिर भी इसको दे देते हैं. वो भी किसी क्लास में है लेकिन कभी नहीं आया. Anyhow, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अब आपके पास ये नंबर जो है वो यूनिक हो गया है, क्योंकि आयाना किसी और को ये नंबर नहीं दे सकता. तो अब आप उसके आगे 2 power 24 अपने नंबर लगा लो, स्टार्टिंग विद 000 up to 111. So you have again 2 power 24 number. So this combined will be, and that the first 24 numbers are bits which you are registering with IANA is called OUI. That is the organizational identifier. क्या हो सकते हैं? अपने तो कर लें. मिसाल के तौर पे जी, अब इसका भी वो आंसर ले लें. मिसाल के तौर पे आपको मैंने जो पहला 2 की पावर 24 दिया है वो ए है, समझाने के लिए कोई बुरा नहीं है. और योर नेम हारिस को मैंने बी दे दिया और फैजान को सी. अब आप ए के साथ तीनों ही ए बी सी को दिया, आप भी उसके साथ लगा दो 2, ये भी 2 लगा दे, ये भी 2 लगा दे, तो आपने सेम लगा दिया. लेकिन आपका A2 होगा, इसका B2 होगा और इसका C2 होगा. नेवर, दे आर नॉट सेम. दैट द रीजन दिस नंबर इज ऑलवेज यूनिक. इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, दोबारा से जैसे मैंने कहा कि मैंने उमर ने ऐना के पास गया और इसको उन्होंने 24 बिट दे दिए, आई एज्यूम इट टू बी ए। फिर कामिल गया तो इसको के दे दिया, फैजान गया तो उसको एफ दे दिया। अब इन्होंने कार्ड बनाना शुरू कर दिया तो इन्होंने 2 पावर 24 नंबर्स कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, कि जो ए, एक किसका था, जीशान का था शायद। चलो जीशान ने नंबर 2 लगा दिया, लगा सकता है, कामिल भी 2 लगा सकता है और फैजान भी 2 लगा सकता है, लेकिन ओवरऑल दिस नंबर इज नाउ यूनिक। A2 is different, K2 is different, F2 is different. So that's the reason these numbers, this address can never be same. ठीक है? और अगर क्यों नहीं हफ्जा, अगर हफ्जा ये करने की कोशिश करे कि आलिया का मैक मैं इस्तेमाल कर लूं, however it is illegal, but that phenomenon will be called as the MAC spoofing. That phenomenon will be called as MAC spoofing. Any question? Okay. अब अगर आपने ये फाइंड करना हो कि मेरा कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है, बाजू का हमें जरूरत होती है कि जी ये कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है, तो व्हाट यू नीड टू डू, वेरी सिंपल, लुक एट दिस फॉर एग्जांपल। और अगर आपके पास भी लैपटॉप ओपन है तो आप ये अपना नंबर कॉपी कर लें। ये मैंने कॉपी कर लिया अपना कार्ड का नंबर जो कि मेरे ब्लूटूथ का है, और मैं चला गया यहां पे OUI लुकअप पे, OUI लुकअप पे जो कि वायरलेस। और अगर आप चाहें तो मैं आपको ये एड्रेस भी फॉरवर्ड कर देता हूं कॉपी करके, एंड DCN पे जाके यहां पे हम लिख दें, क्या लिख दूं, DCN एंड DCN बैच 24, और यहां पे कुछ और आ गया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साइड पे जाके, ये मैं साइड पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ जो एड्रेस मैंने अभी, सॉरी वाशा कल आ गया है, इसको हम दोबारा बंद खत्म कर देते हैं। और यहाँ से जो आपको अच्छा लगे वो कार्ड का मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया, आप भी अपना एड्रेस कॉपी करते जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें और कह दें जी फाइंड। लोडिंग डेटाबेस क्यों इतना देर क्यों है? जी, तो अब हमने इसको कर दिया पेस्ट और कह दिया फाइंड। देखिए इसने एकदम बता दिया कि आपका कार्ड किस कंपनी ने बनाया हुआ है, इंटेल का। तो इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम एक और ले लेते हैं यहां से, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया दूसरी लाइन पे, सेकंड लाइन पे, और इसको कहा दोनों को बता दो। कहता है जी पहला वाला इंटेल का था, दूसरे वाला VMware का है जी। एनी क्वेश्चन? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, या हमें पता लग सकता है कि हमारा कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है। OUI हमें मिल गया, दिस इज द OUI which has been assigned to VMware, और दिस इज द वन which has been assigned to Intel। मैं चाह रहा था कि आप लोग भी करो, उसकी वजह ये थी कि आप कहते कि जी मेरा तो ये नंबर नहीं है लेकिन मेरा भी इंटेल का कार्ड है। मैं इस किस्म के कोई आर्गुमेंट आप लोगों से सुनना चाहता था।
जैसे अभी यहाँ पे ट्राई कर रही है कि जी क्या मेरा कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है, तो क्यों, नंबर तो सेम है, नंबर तो सेम नहीं है, सॉरी, लेकिन कंपनी सेम आ रही है। द रीजन इज के इंटेल ने कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं किया कि 2 पावर 24 कार्ड बना के अपनी कंपनी बंद कर देगा। उसने तो और कार्ड बनाने हैं, तो दोबारा आना वो जाएगा आना के पास और 24 बिट्स रजिस्टर कर लेगा अपने नाम पे, और फिर उस डिफरेंट नंबर से फिर 2 पावर 24 कार्ड बनाएगा एंड कंटिन्यू करेगा इसमें। बात समझ आ गई? तो दैट द रीजन दिस नंबर इज ऑलवेज यूनिक। क्लियर? हाँ जी। फैमिली ऑफ कार्ड तो मैं नहीं कहूंगा, आई डोंट नो कि आपने फैमिली किस पर्सपेक्टिव से कहा। फॉर ए सिंगल टेक्नोलॉजी ही कैन यूज दैट 24 बिट्स and can create 2 power 24 card and can sell it. And the important is some of the card might be sold in US, some of the card might be sold in Asia, some may be in Africa, some may be in Australia. तो इसलिए इस एड्रेस के जरिए हम वैन में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। देखें इसका भी इंटेल का आ गया, लेकिन नंबर सेम नहीं है। तो क्यों सेम नहीं है? क्योंकि पहले उसने फॉर एग्जांपल ये लिया 30 24 32 और इस पे उसने 2 पावर 24 कार्ड बना दिए और उनमें से एक कार्ड मेरे पास आ गया। उसके बाद जब आपका क्या वो है, तो देखें दैट इज डिफरेंट। इन्होंने कोई और नंबर बोले लेकिन दैट आल्सो बिलोंग टू इंटेल। क्लियर होगी मेरी बात? ओके जी, आगे चलते हैं। कभी दिल चाहे तो फिर ये भी बता दूंगा कि अगर आप किसी दूसरे का मैक इस्तेमाल करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, स्पूफिंग करके। सर बताया बताया था? तो चलें, अच्छी बात, बताया हुआ है जी ऑलरेडी। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी हमें बताया गया हुआ है, तो ग्रेट। ओके, दूसरा प्रोटोकॉल फंक्शन है रिलायबिलिटी। द सेकंड वन इज रिलायबिलिटी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखे ना, एड्रेस बड़ा जरूरी था। हाँ, एक बताया कि आपका फिजिकल एड्रेस, दूसरा कौन सा एड्रेस जरूरी है? लेयर 3 का एड्रेस, विच इज द फिजिकल, विच इज द लॉजिकल एड्रेस, विच इज द आईपी एड्रेस। ये देख रहे हो, यहीं पे आप अगर मैं दिखा देता तो ज्यादा बेहतर था। एंड वेयर इज माई कमांड प्रॉम्प्ट बैक, एंड if I write here again ipconfig, just it's enough. So you can see every interface mine have a IPv4 address or IPv6 address. Every interface has an IPv4 or and IPv6 address. Every interface has an IPv6 and IPv4 address and so on. The two addresses are required, the MAC address and the logical address, the IPv4 address, the network address, the internet address, जो मर्जी नाम ले लो। Got it? Okay. उसके बाद क्या कहते हैं जी? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, लेडीज एंड जेंटलमैन। रिलायबिलिटी इज फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। वन इज जो यहां लिखा हुआ है, और एक मैं ऐड भी करना चाहूंगा जी। पहला जो यहां लिखा हुआ है कि गारंटीड डिलीवरी, गारंटीड डिलीवरी, एंड दैट मस्ट बी इंश्योर्ड कि जो भी आप भेज रहे हैं टू योर डेस्टिनेशन, दैट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड दैट आई हैव रिसीव्ड। दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। So for this, what you need? Acknowledgement. You need the acknowledgements. Okay? The second part of the reliability can be that if there is some failure in the network, if there is some failure in the network, normally the failure का मकसद होता है कि the system will stop working. Then the system will not be called as reliable.
I can use another word for you people, which is called fault tolerance. If your system is fault tolerant, इसका मतलब है कि कोई फॉल्ट आ भी जाए, फॉल्ट तो है, हम नहीं कहते फॉल्ट नहीं आया, लेकिन कस्टमर इफेक्ट नहीं हो रहा, कस्टमर को अभी भी वो सर्विसेज मिल रही। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। एंड अगेन फॉर दिस, हु विल परफॉर्म दिस? आलिया, हु विल परफॉर्म दिस? आलिया कह रही है प्रोटोकॉल। सिंपल सा जवाब है, हु विल परफॉर्म, हु विल गिव अस रिलायबिलिटी? प्रोटोकॉल विल प्रोवाइड अस द रिलायबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस एक्ट जो मैंने लिखा है, दैट इज गिवन बाय द टीसीपी। व्हाट इज टीसीपी? प्रोटोकॉल, a protocol. Then is the third one is the control flow control. Why it's important? Again, like why reliability is important? Definitely we are sending something and we want to ensure that it will reach to my destination. अगर ये चीज नहीं है तो then बताइए, तो उस तरह भी गाड़ी है कि जी पहुंचाए पहुंचाए ना पहुंचाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट डिजायर्ड, then the car is not reliable, then the vehicle is not reliable. ठीक है? So ladies and gentlemen, the third one is the flow control. And what is flow control? For example, अगर मैं यहां पे जाके और इस फैन को एक टक करें, बच्चे कुछ हुआ? स्लो हो गया? फास्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खराब है। अच्छा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इसका मतलब फॉर एग्जांपल बैकएंड पे ये फैन लगे हुए हैं तो ये नहीं चल रहे, इसका मतलब कि इनमें का अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फैन अगर ये ठीक है, जो कि ठीक है तो ठीक, लेकिन हो सकता है पीछे से उसका बटन ऑफ हो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कम से कम गर्मी में गर्मी का माहौल ना मिले, रिलायबल आपको एक बेहतर माहौल में बैठ के पढ़ें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप इसको टक करते हो और ये ऑन हो जाता है तो क्या मतलब है? यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दिस फैन। और जब आप इसको दोबारा करते हैं तो ये स्लो हो जाता है, इसका मतलब है कि यू रिड्यूस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दिस। अगर आप इसको तेज करते हैं तो यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स टू दिस फैन। Similarly, always you have, wherever you have in your home, in the water supply, you always have the taps. And I will ask you why they are too expensive, why you have used them to control the flow of water. कभी आपको पानी नहीं चाहिए होता, कभी आपको थोड़ा चाहिए होता और कभी आपको ज्यादा चाहिए होता, दैट द रीजन। इसी तरह आपने अगर कभी चाय वगैरह बनाते हैं तो कभी आपको ज्यादा हीट चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है, तो अगेन यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस टू दी, जिसको आप सुई गैस कहते हो, सुई गैस टू द बर्नर, तो दिस इज फ्लो कंट्रोल। Similarly, if you are controlling the flow of bytes to the destination, that will be called a flow control as from the perspective of the networks. लेकिन वहां तो आपको तीनों मेरी एग्जांपल में समझ आ गई कि क्या मेरा फ्लो कंट्रोल की जरूरत क्या थी, यहां पे क्यों थी कि कभी आपको पंखा तेज चाहिए होता है, कभी कम चाहिए होता है। पानी के लिए क्यों जरूरी होता है कि अगर वो ना होता तो सारी रात पानी बहता रहता, सुबह उठते टंकी खाली। तो यहाँ पे यू आर यूजिंग दिस फ्लो कंट्रोल बिकॉज योर डेस्टिनेशन में बी हाईली बिजी, it does not have the further processing power available, or it does not have the RAM available, or it does not have the buffer available, or the bandwidth available. तो कम से कम ये डेस्टिनेशन को कह देना भाई जेंटलमैन स्लो डाउन। तो अगेन देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल, वी शुड बी डूइंग दिस वर्क। देन सीक्वेंसिंग, जी जी, तो हमें पूछा गया कि भाई नेटवर्क में कैसे फ्लो कंट्रोल होता है, तो दैट व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द टीसीपी प्रोटोकॉल, so there you will find in the syntax a field which is called window.
or window size. Now this window size, when given to the destination source, tells him कितने बाइट्स आप भेज सकते हो और उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा. So that, because every, as I said, every item have a meaning. So that window size meaning is that, for example, if I give you a window size 10 or 100, you can send 100 byte to me and then you have to wait. You can't send 101. So what I'm doing here, I'm slowing down you. If I make it for you 1000, now you have better speed. If I make you for you 1 million, you have even better speed. So what I'm doing, I'm controlling the flow, which you can. Is it clear now? Okay. So, ladies and gentlemen, the next one is sequencing. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप अपना डेटा जब भेज रहे होते हैं तो दैट डेटा, मिसाल के तौर पे आज भी आप बहुत बड़ी बड़ी फाइलें एक दूसरे को भेजते हो, मे बी 10 गीगाबाइट फाइल. 10 गीगाबाइट कहने में बड़ा छोटी सी बात है, लेकिन इट इज, गीगा मीन्स बिलियन. 1 बिलियन बाइट्स आपने कहा, नेटवर्क को कहा कि पहुंचाओ मेरे डेस्टिनेशन पे. तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इतनी बड़ी फाइल अगर हम भेजेंगे तो शायद वो पहुंचेगी ही नहीं, उसमें एरर की वजह से स्टारवेशन हो जाएगी. तो इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट नीड टू बी डन, it should be divided into smaller pieces, which we call as segments, Now these segments definitely, when travel onto the network, there is no guarantee that they will be following the same path. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ 4 स्टूडेंट को कहूं कि आपने कैंट पहुंचना है, डेस्टिनेशन बता दी, तो हो सकता है एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी रोड से ही जरिए चला जाए, दूसरा रिंग रोड को इस्तेमाल कर ले, तीसरा जो है हो सकता है एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर ले, बैक एंड ऑफ द एयरपोर्ट, एंड फोर्थ माइट बी यूजिंग द तहकाल पाथ एडजेसेंट टू द जू. तो देयर आर 4 पाथ, डिफरेंट पाथ्स. तो हो सकता है कि जो सबसे आखिर में गया है वो सबसे पहले पहुंच जाए, हो सकता है जो सबसे पहले भेजा था वो मिडल में पहुंच जाए, और जो मिडल में पहुंचा था वो सबसे पहले पहुंच जाए. इसका मतलब है कि दे एंड, अगर आपने उसी तरह उनको मिक्स मिला दिया तो इसका मतलब है कि जैसे मैं एग्जांपल ये देता हूं कि आपने भेजा था अस्सलाम वालेकुम और आखिर में आपने लिखा था वस्सलाम. हो सकता है वस्सलाम पहले पहुंचे और अस्सलाम वालेकुम आखिर में पहुंचे, बाद में नहीं कह रहा, आखिर में पहुंचे. तो सोच, देखने वाला, पढ़ने वाला कहेगा इस बंदे को हुआ क्या है, शुरू वस्सलाम से कर रहा है, और जब अपनी बात खत्म कर ली तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि आप लोगों ने एक उसको समझा कि भाई नो, दिस इज नॉट डिजायर्ड. तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू, यू although they may arrive out of order, but it need to be ordered before giving it to the application. And for this, you need to do sequencing. You need to give them numbers. G. Okay. The question is कि segment और पैकेट में क्या फर्क होता है? Ladies and gentlemen, मैंने आपको कहा था कि मुख्तलिफ layers हैं. Where you have the, firstly you have the application layer, then you have the transport layer, then you have the network layer, then you have the data link layer, and finally you have the physical layer. Agreeing with me or not? Ladies and gentlemen, if it is at the application layer, your data is at the application layer, you may call it a message, you may call it the data, you may call it info. When this info is given to the transport layer, you will never call it a message. It will append its own header to the message, and you will always call it a segment. You will call it a segment, or you will call it a UDP datagram. You will call it a UDP datagram. Then now you gave this segment or UDP datagram to the network layer, and you will call it a packet, or you will call it an IP datagram.
Now you gave this packet or IP datagram to the next layer, which is the data link layer, and you will not call it a packet now. You will call it a frame now. Now, when you gave this frame to the physical layer, you may call it a bit, but I will prefer to call it a signal. Got the answer? So every layer had its own, the PDU at every layer had its own meaning, its own name. इसके बाद है जी, तो आपको क्लियर किया कि जनाब व्हाट यू नीड दी नंबरिंग, एंड दैट नंबरिंग विल बी यूज्ड टू कंबाइन देम बैक, यानी assemble them back. You divided them at one end, at the center end, and now you will be combining them back. And for this, as you people said, it is important that they should be numbered, ताकि अगर 1 के बाद 5 आता है तो मुझे पता हो कि 1 के बाद इसको नहीं रखना, दरमियान में भी 2, 3, 4 आना है. Got it? Then is the error control. Sequencing transport layer पे होता है. फिर है error control, error detection, sorry, not control, detection. तो हमारे पास तो डेटा दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से आता है, यूएस से भी आता है, यूरोप से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, अफ्रीका से भी आता है. तो डेटा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट and thousands of kilometers away. So there is a probability that even not all, but some of the bits may go in error. लेकिन अगर हम पहले ये तो समझ लें, जर्मीना अगर हम पूछ लें कि एरर कहते किसे हैं, क्या हो जाए? कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाए, हमें जर्मीना ने कहा, लेकिन उसकी अगली चेयर पे बैठी हुई ने उसी दम सर हिलाया कि नहीं जी ये वाली बात नहीं मानते. ऐसे ही था. तो उन्होंने कहा नहीं, ये डेफिनेशन ठीक नहीं. बिट्स फ्लिप हो जाए, ऐड नहीं हो जाए, फ्लिप हो जाए, यानी कि 1 है तो 0 हो जाए, 0 है तो 1 हो जाए. This is an error. Now it need to be detected. It need to be detected. And for this you have the error detection methods. Sometimes even Alia, instead of using the error detection, we may go for the error correction as well. This is depending upon your choice. आप डिटेक्शन चाहते हो या करेक्शन भी चाहते हो. So here comes again some protocol need to be there. And finally, as whenever the communication occurs between one application and another application, like for example, अगर आप कोई सर्फ कर रहे हैं तो आपके एंड पे उरुश कौन सी एप्लीकेशन होगी और हारिस डेस्टिनेशन की साइड पे कौन सी एप्लीकेशन होगी. क्वेश्चन ये है कि आपके आपके पास कोई सर्वर है और इनके पास कोई क्लाइंट है, एंड दे वांट टू कम्युनिकेट, द क्लाइंट वांट टू टॉक टू द सर्वर, and that is a web application I'm saying. As an example I'm taking. So I'm asking what application you are using. Chrome. Very nice. One of the example is Chrome, Firefox, DuckDuckGo, Edge, Internet Explorer, anyone, Safari. Yes. So these are the applications. And at the server end, it might be an Apache, it might be an IIS, it might be an Nginx. Yes, it can be any. Now, whenever this application like the Chrome starts, it will start a process. It will start a process. और अगर आपको मेरी इस बात से, इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा Alt Control Del.
और टास्क मैनेजर में जाके आपको दिखाऊंगा कि जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो जितने भी एप्लीकेशन में चला रहा हूं, हर एप्लीकेशन की प्रोसेसेस यहां पे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, so there are two processes which are at presently available. I just started I'm also using the command prompt. So these are the two processes. Look at here. Very simply, if I take it and I say end task, आपने यहां देखना है. तो इसका मतलब है कि I do the end task, कहता कर दूं end task, it's gone. इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के पीछे एप्लीकेशन CMD थी. So every application, whether it is a network application or a non-network application, like for example, I'm using presently PowerPoint. It is not a network related application, but WhatsApp, Zoom, they are the Google Chrome, they are the network application. So I'm using the word whenever the application starts, it is to create a process, one or more process. And that process talks to a process at the other end. These two processes will communicate with one another. तो यहाँ पे वो आपको ये कहना चाह रहा है कि ladies and gentlemen, there should be an application interface. We need process to process communication between the network applications. So all of these, who is performing? We know protocols. These are the functions which are provided by the protocols. Clear हो गया? Any application layer protocol will provide you a process to process communication. Then comes the, ladies and gentlemen, some of the examples of the protocols and their function. Like for example, why is taking this? Because this is related to the application layer. This is related to the transport layer. This is related to the network layer. And this is related to the data link layer. So it's given you the example of at least one example of every layer. That it is using HTTP, HTTPS. These are the application layer protocols. FTP, SFTP, TFTP, SMTP, SNMP, POP, IMAP. These are the application layer protocols providing specific function. एक ही प्रोटोकॉल मल्टीपल काम नहीं कर रहा. हाँ, बात वक्त ये होता है कि पहले प्रोटोकॉल को वो इनहेंस करता है, तो फिर दोनों भी जिंदा रह सकते हैं. जैसे भी आपने देखा HTTP, लेकिन इसका छोटा भाई HTTPS भी आपने देखा हुआ है. तो दोनों का काम एक है कि वो वेब एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज वन इज सिक्योर, अदर इज अनसिक्योर. Similarly, TCP at the transport layer, then is the IP layer at the network layer, and then Ethernet protocol at the data link layer. Got it, everyone? Then comes the, ladies and gentlemen, the next topic, and that is about the protocol suite. What it means. As I said earlier, that you have one protocol, the next one, the next one, the next one, and so on. So it means you have a sequence of, may I call a sequence of protocols there. And you call this sequence of protocols as layers. And these layers are called protocol suite. That layers constitute the protocol suite. Okay. ओके, थोड़ी आ जाए तो ड्रॉ करूंगा तो क्लियर हो जाएगा. तो हम फॉर टाइम बीइंग इसकी पास कर देते हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि यू प्लेस दी layers one after the other. You place the layers one after the other. May I call it layer number 1? May I call it layer number 2? May I call it layer number 3?
May I call it layer number 4 and may I call it layer number 5. And each layer contain one or more protocols. And each protocol perform one or more functions. So these protocols placed at different layers performing different functions combinedly together called as the protocol suite. And these protocols always facilitate the upper layers, which you may call it the higher layer. So the lower layer provide a facility to the higher layers. तो यही वो कह रहा है कि the higher layers and lower layer concerned with moving the data and provide services to the upper layer. Then you can see here that we have 4 type of protocol suites. One is the TCP/IP, the second one is the OSI, the third one is the AppleTalk, and the fourth one is the Novel NetWare. Among them, the last two are proprietary solutions, which means they are owned by that company, and no one in the world has the idea about them. ठीक है ना? क्लास में है, पता था ना? आलिया को पता था कि या क्लास में नहीं है. तो anyhow, वापस आ जाते हैं. तो ladies and gentlemen, as compared to them, the first two are open system, open. And because of this open nature, and here you given the example of the TCP, the first one, and why it is being used, मैंने पहले explain किया हुआ है कि the first reason is that it was added to the Unix operating system. And Unix at that time, even today, was the most popular operating system. तो जब आपने भी उसी मशीन के साथ बात करनी है तो डेफिनेटली यू आल्सो नीड टू टॉक ऑन द सेम प्रोटोकॉल्स. तो फिर आपने कहा जी मैं भी, सबने बाकी वालों ने कहा, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो कोई एप्पल हो, चाहे वो नोवल नेटवेयर हो, उन्होंने कहा वी आल्सो विल बी यूजिंग द सेम. नंबर 2 जो इसका खूबसूरती है वो ये है कि इसको पहले इंप्लीमेंट किया गया और फिर डॉक्यूमेंट किया गया फिजा के लिए कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के तुम भी इंप्लीमेंटेशन कर लो. तो दैट बिकम इजियर. इसमें हर चीज, जैसे आपकी थीसिस अगर अच्छी लिखी हुई है तो आप उसको पहले आपने 1 साल तक, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक आप उस पर काम करते रहते हो, और फिर आखिरी 2 महीने में उस सारी बातों को डॉक्यूमेंट कर लेते हो. अगर आपने वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर किया है तो फिर वो 2 महीने के डॉक्यूमेंट को आपका कोई भी जूनियर पढ़ के उसको समझ सकता है, उसको वो चीज को दोबारा रिपीट कर सकता है. तो दैट वाज द रीजन दैट द TCP/IP suite became the widely used, and then mostly Unix machines were part of the internet, and everyone want to be the part of the internet. Then that's the reason I mostly called that TCP/IP suite is a de facto standard. De facto standard. क्लियर हो गया? ओके नाइस. फिर हमने कहा कि जनाब हर लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल नहीं है. मिसाल के तौर पे दिस इज योर एप्लीकेशन लेयर, this is your transport layer, this is your internet layer, this is your data link, and finally the physical layer. So every layer have multiple protocols and each protocol has a specific function to perform. ठीक है आरएस? तो जीशान, मिसाल के तौर पे if you want to get, for example, अगर मैं यहां पे लिखूं जी, मैं यहां पे 2 काम लिखता हूं. मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जाम्पल www.netacad.com. मैंने यहां पे लिखा netacad.com. मैं ये पूछना चाहता हूं जीशान से कि जीशान कौन सा, अगर इस एग्जाम्पल को देखो जो कि आपके सामने है, और अगर ये थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, which one application layer protocol you think will be
जी, तो मैंने ये कहा आपको जेंटलमैन कि मैं इसमें अगर आप देखें तो मैंने लिखा netacad.com, और मैं नेटअकैड पे मुझे अभी पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा बिजली किसने रोक दी। नहीं, ठीक है, ये थोड़ा लूज है। ठीक है, तो जेंटलमैन ये आ गया, लर्न द स्किल्स, लैंड योर ड्रीम जॉब्स। ये हासिल करने के लिए, ड्रीम हासिल करने के लिए यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल आप समझते हैं कि इस्तेमाल हुआ होगा? आप जवाब जल्दी से दे दें वरना पूरज दे रही है। तो देखें जी, उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट लेयर। आलिया के साथ कौन है? ईशा। ईशा कौन से मैंने एप्लीकेशन लेयर पूछा, उन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट लेयर बताया। ईशा क्या बोलती है? तो मैं कहूंगा कि पहले डीएनएस एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई, जिसने मुझे नेटअकैड तोड़ के दिया कि नेटअकैड का आईपी क्या है। जब मुझे इस एप्लीकेशन ने ये प्रोवाइड कर दिया, फिर मैं गया इस पे ऊपर, HTTPS के ऊपर, और मैंने फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने टीसीपी को कहा कि जनाब मुझे इस आईपी जो मुझे यहां से मिला है, कौन सा आईपी मिला है अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं पिंग, अभी हम यहाँ लिख देते हैं पिंग www.netacad.com। देखें बच्चे तेज हो गए हैं। दिस इज द आईपी ऑफ netacad.com। हु प्रोवाइडेड मी दिस? द डीएनएस। सो आई हैव a DNS application here, a DNS client here, which talk to the DNS server. Which DNS server? Oh, that's another question. Which DNS server? And the answer is use ipconfig / probably all and look at the your DNS. Where is the DNS sub? It means mostly it means seems like that I went to the 192, 168, 100 or 247, and I got this IP address, and I got this IP address of the netacad.com, and then I use the HTTPS, and I reach to this page. नहीं समझ आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि वी एवरी लेयर हैव certain protocols, and every protocol has its own function and it cannot perform the function of the others. जी, कौन सा लेयर यूज हुआ? दैट्स अ गुड क्वेश्चन जी। क्वेश्चन ये है कि जीशान का क्वेश्चन है कि इस सारे काम में जो यहां तक मैं पहुंचा कौन सी लेयर इस्तेमाल हुई? सारे। सिंपल सा जवाब जनाब, हमने पहले यहां से स्टार्ट लिया, डीएनएस की 2 एप्लीकेशन ने इस्तेमाल की, तो यही बताया कि पहले मैंने डीएनएस यूज किया, फिर उसके बाद मैंने HTTPS यूज किया, दोनों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स थे, फिर उसके बाद मैंने टीसीपी यूज किया, फिर टीसीपी के बाद मैंने IPv4 इस्तेमाल किया, और उसके बाद यहाँ पे WLAN पड़ा, WLAN इस्तेमाल किया, और WLAN इस्तेमाल करने के बाद अपनी रिक्वेस्ट मैंने नेटवर्क पे डाल दी। क्योंकि अगर एक ही लेयर इस्तेमाल होती तो बाकी हमने कोई संभालने के लिए रखी हुई है नहीं, ऑल बीइंग यूज्ड। क्लियर? देन इज दी दैट एज आई सेड कि जनाब जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द इनकैप्सुलेशन, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द इनकैप्सुलेशन। क्या होता है? यू टेक द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, which means this is the message generated by an application, maybe the Zoom. In my case, Zoom is an application. Zoom is using any of the application layer protocol, and the application layer protocol will give it to the transport layer.
and transport layer will add its own header of 20 bytes. Then it will be given to the next layer, which is the IP layer, and it will add its own 20 bytes to it. Then if it is an Ethernet, then it will add its own 14 bytes of header and 4 bytes of trailer. So every layer is adding its own headers, and that phenomenon is called encapsulation. And after the encapsulation, the physical layer will send it onto the medium transmission system. But before the data link layer, after the data link layer, the physical layer job is to convert it into the signals. However, it is shown here the bits. But we understand as an engineer that bits are not moving. Basically, the signals are moving. Now, these signals can be electrical signals, can be the optical signals, or can be even the electromagnetic signals, depending upon the medium. इस बात समझ आ रही है? And then when it will be reaching to the final destination or even on the intermediate devices, these headers need to be removed after use. जो इसका यूज है वो हो गया. मिसाल के तौर पर इसका यूज था कि बताए डेस्टिनेशन यही है, उसने देखा हाँ जी मैं ही हूं. जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई खत लिखता है और वो खत आपके घर पहुंच गया, हॉस्टल में मिल गया, व्हाटएवर, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, उसमें जो इनवेलप है वो फाड़ देते हैं, नॉट नीडेड. तो दैट इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन. दैट इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन. So ladies and gentlemen, in the next class I will be talking about the standard organizations and very simple topic that all these जैसे open है तो लाजमी तौर पे there need to be many organizations which should help us to maintain this communication, and for this we need the standard organizations like IEEE, OSI not, ISO. The IANA, अभी मैंने कहा, IANA perform 3 tasks: give you the addresses, give you the physical address, give you the logical addresses, number 1. Number 2, registers the OUI. Number 3, give the domain names, registers the domain names. अभी तो जो कामिल का डोमेन होगा वो आशर को तो या आरएस को तो नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों ही अगर यूटी peshawar.edu.pk हो गए तो फिर तो मसला होगा. ये तो केस करता है जी, छोड़ता ही नहीं है, तो बच के रहें. और पता केस करने के बाद पता लगे कि पहले ही आरएस ने पहले से रजिस्टर किया हुआ था, तो केस लेके वापस भागेगा, ये भी हो सकता है. रिपीट कर देंगे. ओके, तो नहीं फिर उसके बाद माफी मांग लेंगे किसी गलती हो गई. तो देयर आर बॉडीज लाइक IEEE, IETF, IANA का कॉन्ट्रैक्टर है ICANN एंड EIA, TIA. इसके अलावा और भी हैं जिसको, और इनका सबका फायदा मैंने पहले एक्सप्लेन किया: इंटरऑपरेबिलिटी, competition, innovation. And all these bodies are giving a standard, but good point, open, not proprietary. And all these organizations are vendor neutral. They are not supporting any vendor. They are not supporting Cisco. They are not supporting Huawei. They are not supporting Siemens. They are not supporting NEC. So they are vendor neutral. And they are non-profitable. And finally, established to develop and promote open standards. क्योंकि बनाते ही ओपन स्टैंडर्ड है, उन्हीं को ये प्रमोट करते हैं, करना भी चाहिए. क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो क्वेश्चन? तो चलें जी.
फिर बेसिकली नंबर ने एक डॉट फिर इसके बाद आपने दूसरे को कमांड किया मुझे समझ नहीं आया। जी, क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की, यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप मिसाल के तौर पे लिखते हो www.any, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया www.netacad.com, नाउ योर कंप्यूटर, दिस इज इंग्लिश and computer don't understand English. It only can work with the numbers and especially binary. Agreed with this? तो अगर अहमद शाह को ये बात क्लियर है और हारिस भी ये समझता है, तो लाजमी तौर पे जब मैंने इंग्लिश लिख दी तो इसको कन्वर्ट करना होगा इस बाइनरी में। तो फॉर दिस मैंने सबसे पहले डीएनएस को रिक्वेस्ट की, जो कि एक एप्लीकेशन मेरे मशीन पे पहले से ओएस में मौजूद है, कि ओएस साहब तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है डीएनएस, उसे रिक्वेस्ट करो कि वो मेरे लिए बाइनरी में एड्रेस ले आए। और वो एड्रेस क्या था, अभी आपने यहाँ पे देखा था 108.139.60.57। ये आईपी जब आपके पास आ गया तो यू बिकम बोल्ड एंड यू गेव इट टू दी HTTPS, another protocol, application layer protocol, and this protocol then started your journey and finally you reached to this site. अच्छा, आपने पूछा कि जनाब अगर अगर ये क्वेश्चन है कि जनाब इससे भी पहले कुछ अगर हुआ है, हाँ जी, इससे पहले भी हुआ है। जब मैंने अपना मशीन यहाँ ला के रखी तो मुझे उस वक्त मुझे तो अपनी शनाख्त चाहिए थी, मुझे अपना एड्रेस चाहिए था। तो एड्रेस को लेने के लिए मैं DHCP वर्जन 4 के पास इस एप्लीकेशन को मैंने लॉन्च किया। मांगो है कोई सखी जो एक पिज्जा दे दे, समझ आ रही है ना? तो इसने जाके आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो ये आपको यहाँ नजर आ रही है, मिसाल के तौर पे IP कॉन्फ़िग में बार बार दिखाता हूँ, IP config/all, ये सारा DHCP का कमाल है। उसने ये सारी चीजें मांग के लाया कि जनाब तुम्हारा IPv6 एड्रेस ये है, आपका IPv4 एड्रेस ये है, आपका सबनेट मास्क ये है। कब मिला? 1:52 पे मिला। कब आपसे ले लिया जाएगा? 2:52 पे ले लिया जाएगा। क्या तुम्हारा गेटवे है? क्या तुम्हारा DHCP सर्वर है? क्या तुम्हारा DNS सर्वर है? ये सारी बातें मुझे DNS ने इस एप्लीकेशन की वजह से मुझे मिली। क्लियर नाउ? एनीवन हु इज नॉट क्लियर? CR साहब तो पीछे छुप के बैठे हुए हैं, सारा उसने मुजाहिद को उसने शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा होता है सर, ये हमारे लिए ओपन सोर्स काम करने में सब कुछ। क्वेश्चन ये किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओपन ओपन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको कोई फायदा है? तो इसका फायदा जेंटलमैन ये है कि पूरी, जैसे मैंने कहा, नॉन प्रॉफिटेबल है लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस उसको कोई दे तो नहीं रहा। तो इन स्टैंडर्ड को बनाने से फिर जो कंपनीज हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं। उनको कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ चाइना तो नहीं फीड कर रही। तो उनको फायदा ये होता है कि वो सेल्फ सस्टेन्ड होती है। ठीक है, क्लियर हो गया एवरीवन? तो इंशाल्लाह अगले थर्सडे को फिर मिलेंगे। जो भी आएगा, जो भी आप, एक क्लास होगी ना आज, 3 घंटे है ना, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा भी कर्जदार हो। ये 12:30